हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग यूटिलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट में इसके बारे में पढ़ रखे हैं, तो हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि हमारा पूरे पावर सिस्टम में जो हमारा मैक्सिमम लोड होता है वो लोड हमारा इंडक्टिव नेचर का होता है। चूंकि लोड हमारा इंडक्टिव नेचर का होने के कारण ये हमारा पावर फैक्टर को जो है वो अफेक्ट करता है, पावर फैक्टर पर ये प्रभाव डालता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम जो है वो सही ढंग से इलेक्ट्रिकल पावर का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, बेहतरीन ढंग से उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और हमारा ये जो है वो लॉसेस के फॉर्म में ज़्यादा हमारा मतलब खत्म हो जाता है पावर। तो हम लोग कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिवाइस होता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ना है स्टैटिक कैपेसिटर के बारे में। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टैटिक कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और तीसरा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो ये पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या होता है पहले वो समझेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लो पावर फैक्टर का क्या डिसएडवांटेज है। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस टॉपिक को लिए हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको डिस्कस कर देंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, इसका लो पावर फैक्टर का क्या डिसएडवांटेज है, स्टैटिक कैपेसिटर क्या होता है और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है एक्सप्लेन पावर फैक्टर इन डिटेल। कहता है पावर फैक्टर को आप एक्सप्लेन करिए। उसके बाद कहता है डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर का क्या डिसएडवांटेज है उसको आप डिस्कस करिए। तो सबसे पहली बात, पावर फैक्टर जो हमारा होता है वो एक बहुत ही क्रूशियल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर के यूजेज के इफिशियंसी को मेजर करता है। एसी सर्किट में, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर का कितना यूजेज हो रहा है उसके इफिशियंसी को मेजर करने के लिए पावर फैक्टर एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी एसी सर्किट में किस रेंज से या कितना हमारा जो है इलेक्ट्रिकल पावर का यूजेज हुआ है, उसका इफिशियंसी को मेजर करने के लिए हम लोग जिस पैरामीटर का उपयोग करते हैं, जिस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर का उपयोग करते हैं, वो हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो पहला तो यही टर्म हो गया। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से बस 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। कहता है पावर फैक्टर इज ए क्रूशियल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। पावर फैक्टर हमारा एक क्रूशियल या इंपॉर्टेंट कहिए इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होता है डैट मीजर, जो मीजर करता है द इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर के इफिशियंसी को, इलेक्ट्रिकल पावर यूजेज के इफिशियंसी को किसमें, तो इन इलेक्ट्रिकल मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। इसके बाद इसका डेफिनेशन कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल पावर इन वाट। रियल पावर हमारा वाट में मेजर होता है, तो वही कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू द एपरेंट पावर। किसी भी सर्किट में रियल पावर और एपरेंट पावर का जो रेशियो होता है ये हमारा क्या देता है, तो ये हमारा पावर फैक्टर देता है। रियल पावर को हम लोग वाट में मेजर करते हैं। ये जब आप लोग पावर जो ट्रायंगल पढ़े होंगे, जो इस तरीके का ट्रायंगल आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आपको सब पता होगा कि किसका क्या यूनिट होता है। तो रियल पावर जो हमारा होता है वो वाट में होता है और एपरेंट पावर जो हमारा होता है वो वोल्ट एम्पियर में होता है। तो रियल पावर अपॉन में एपरेंट पावर का जो रेशियो हमको मिलता है वो हमारा क्या देता है, तो वो हमारा देता है पावर फैक्टर। तो वही लिखे पावर फैक्टर इजकल टू पी अपॉन में एस। पी क्यों लिखे, तो देखिए पी जो हमारा वो क्या है, रियल पावर है, और एपरेंट पावर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट किए, तो पी अपॉन में एस, और एस को हम लोग क्या लिखते हैं, तो वी आई, वोल्ट एम्पियर, तो वी आई लिख सकते हैं, तो पी अपॉन में वी आई हमारा ये हो जाएगा। कहता है फॉर साइनोसोडल वेव फॉर्म, साइनोसोडल वेव फॉर्म के लिए पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। कहता है पावर फैक्टर, अगर हम लोग साइनोसोडल वेवफॉर्म की केस में बात करें तो कहता है पावर फैक्टर जो हमारा ये होता है, ये हमारा कोसाइन होता है एंगल वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का, वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का ये कोसाइन वैल्यू होता है। कौन, हमारा पावर फैक्टर। तो वही देखिए पावर फैक्टर इजकल टू कॉस फाई, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस फाई। पावर फैक्टर का वैल्यू हमारा क्या है, पी अपॉन में वी आई। तो देखिए कॉस फाई इजकल टू पी अपॉन में वी आई। यहाँ से हम लोग आई को निकाल सकते हैं, तो ये आई को निकालेंगे तो आई इधर चलाएगा और कॉस फाई नीचे आ जाएगा, तो आई इजकल टू क्या होगा, पी अपॉन में भी कॉस फाई, क्योंकि ये आई यहाँ चल गया और ये कॉस यहाँ आ गया, तो आई बराबर क्या हो गया, पी अपॉन में भी कॉस फाई। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर हमारा पावर फैक्टर में ये जो कॉस फाई है इसके वैल्यू में अगर हम लोग कुछ चेंजिंग करेंगे तो हमारा जो करंट है वो करंट के वैल्यू में भी चेंजिंग आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप कॉस फाई के वैल्यू को चेंज करिएगा तो आपके करंट के वैल्यू भी चेंज होगा। अगर कॉस फाई का वैल्यू छोटा होगा, ये अगर कम होगा तो ओवरऑल करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
आई जो हमारा है वो cos फाई मतलब पावर फैक्टर का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारा cos फाई पावर फैक्टर बढ़ रहा है तब उस केस में करंट हमारा क्या होगा, इस केस में अगर ये हमारा बढ़ेगा तो हमारा करंट जो है वो घटेगा, अगर ये घटेगा तो हमारा करंट जो है वो बढ़ेगा, इन्वर्सली है। तो यही कहता है इक्वेशन फर्स्ट सोच दी करंट इज अफेक्टेड बाय द पावर फैक्टर। पहला इक्वेशन जो है वो हमारा ये शो कर रहा है कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो करंट के द्वारा अफेक्ट होता है। कहता है सो द करंट इज अफेक्टेड बाय पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के द्वारा हमारा क्या है, करंट अफेक्ट होता है। हेंस फॉर अ गिवन पावर P बाय द लोड, यहाँ पर जो गिवन पावर हमारा P है जो कि लोड के द्वारा आ रहा है, करंट I, इसमें जो करंट हमारा ये है जो I है, देन बाय द लोड वेरीज, अगर लोड हमारा वेरी करता है इन्वर्सली एज द पावर फैक्टर cos फाई। कहता है यहाँ पर हमारा जो है वो लोड वेरीज, यहाँ पर जो करंट है लोड करंट एक तरीके से समझिए, ये हमारा क्या होगा, अगर वेरी करता है तब उस केस में हमारा पावर फैक्टर भी वेरी करता है। तो क्योंकि ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर हमारा cos फाई जो हमारा होगा अगर ये हमारा बढ़ेगा तब उस केस में हमारा करंट जो होगा वो घटेगा, और अगर ये हमारा घट जाएगा तो करंट हमारा बढ़ेगा। वही बात ये कहा है, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारा पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर में इसी तरीके से आपको लिखना है और ये ट्रायंगल को आपको एक बना देना है उसमें, ठीक है, फिगर आपका बेहतर आपका आंसर लगेगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, तो आपको भी पता है कि अगर हमारा पावर फैक्टर कम होता है तब उस केस में हमारा क्या होता है, एडिशनल हमको जो है वो चार्ज देना पड़ता है। आपको वहाँ पर बताए थे कि पेनाल्टी हमारा लगता है। पहले हमारा कहता है हायर कॉस्ट, लो पावर फैक्टर लीड टू इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट। लो पावर फैक्टर रहता है तो वो हमारा वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी हमारा यूज होता है, इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो है वो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। आपका मतलब उतना वाटेज का उतना पावर का आप उपयोग भी नहीं किए हुए रहिएगा और उसका पेमेंट आपको जो है वो उसका टैरिफ आपको देना पड़ेगा। तो वही कहता है लो पावर फैक्टर लीड टू इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट बिकॉज यू पे फॉर अनयूज्ड पावर। आप उस पावर के लिए पैसा दे रहे हैं जो जिसका कि आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो पावर को आप उस पावर के लिए आप पैसा दे सकते हैं अगर आपका पावर फैक्टर लो होता है तो। दूसरा हमारा कहता है इक्विपमेंट ओवरलोड, अगर आपका पावर फैक्टर लो होता है तो इससे क्या होता है कि आपका इक्विपमेंट जो है वो ओवरलोड कंडीशन में चलता है। कहता है इट कैन ओवरलोड इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट को ओवरलोड कर सकता है। काउजिंग डैमेज एंड डाउन टाइम, उसका जो है वो उससे हमारा क्या होगा, इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकता है या उसमें जो है वो डाउन टाइम आ सकता है। फिर हमारा तीसरा कहता है वोल्टेज ड्रॉप, इट काउज वोल्टेज ड्रॉप, अगर आपका पावर फैक्टर लो होता है तो इससे आपका वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। अफेक्टिंग सेंसिटिव डिवाइस, जो भी सेंसिटिव डिवाइस है जो कि बहुत कम फ्लक्चुएशन वोल्टेज फ्लक्चुएशन पर में वो खराब हो सकता है तो उस पर ये इफेक्ट डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है। जहाँ पर कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन को वो सस्टेन नहीं कर सकता है अगर वो डिवाइस, तो वहाँ पर वो डिवाइस खराब हो जाएगा अगर आपका लो पावर फैक्टर रहेगा तब, क्योंकि यहाँ पर जो है वोल्टेज में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इनएफिशिएंट यूज, कहता है वेस्टेज एनर्जी आर एंड रिसोर्सेज, मतलब आप जो है वो यहाँ पर एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे लिए इनएफिशिएंट हो जाता है। फिर हमारा कहता है रिड्यूस कैपेसिटी, लोअर सिस्टम कैपेसिटी लिमिटिंग एक्सपेंशन, आपका जो सिस्टम कैपेसिटी है उसको ये लो कर देता है और एक्सपेंशन भी हमारा जो है वो लिमिट करता है, लिमिटिंग एक्सपेंशन हो जाता है। तो उसके बाद हमारा कहता है लास्ट में पेनाल्टी, अगर आपका पावर फैक्टर लो होता है तब उस केस में आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है, एडिशनल टेरिफ देना पड़ता है पेनाल्टी के फॉर्म में। तो वही कहता है यूटिलिटीज मे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर लो पावर फैक्टर, यूटिलिटीज जो आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं अगर आपका पावर फैक्टर लो होता है। तो पहला क्या हो गया, हायर कॉस्ट। दूसरा हमारा हो गया इक्विपमेंट ओवरलोड में जा सकता है, मतलब हायर कॉस्ट मतलब क्या कि जो पावर का आप नहीं यूज किए उसके बदले में भी आपको पैसा देना पड़ता है। फिर आपका इक्विपमेंट जो है वो ओवरलोड में चला जाता है। वोल्टेज में हमारा यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है जिससे हमारा की जो है वो हमारा जो सेंसिटिव डिवाइस है वो इफेक्ट हो सकते हैं, उस प्रभाव उस पर पड़ सकता है। इनएफिशिएंट यूज, यहाँ पर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, उसका हम एनर्जी का यूटिलाइज सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। रिड्यूस कैपेसिटी, यहाँ पर जो है वो सिस्टम का कैपेसिटी हमारा लोअर हो जाता है। और अगर आपका पावर फैक्टर लो होता है तो इसके बदले में आपको जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो यूटिलिटीज़ हैं वो आपको जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज आप पर लगा सकते हैं पेनल्टी के फॉर्म में। कहता है कि ये जो हमारा अभी जितना डिसएडवांटेज पढ़े हैं, लो पावर फैक्टर का जो डिसएडवांटेज पढ़े हैं, तो इसको हम लोग कैसे पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है टू फिक्स इसको, ये जो हमारा लो पावर फैक्टर है इसको अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप इसमें कैपेसिटर या कोई अदर डिवाइस को लगाकर पावर फैक्टर को आप इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप जो है वो अपना मनी को बचा सकते हैं, पैसा को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसी, जो हमारा इनएफिशिएंसी है उसको आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब आप जो है वो पावर का सही ढंग से यूटिलाइज कर पा सकते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करके। तो अब यहाँ पर समझिए कि हमारा पावर फैक्टर क्या था, लो पावर फैक्टर का क्या डिसएडवांटेज है वो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि इस जो लो पावर फैक्टर है इसको हम लोग जो है वो कैसे, कौन कौन से डिवाइस लगाकर इस पावर फैक्टर को हम लोग सही कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बाय
यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर, और उसका कहता है एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज, इसका एडवांटेज को भी बताइए। कहता है क्या, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बाय द यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर। कहता है कि आप कैसे स्टैटिक कैपेसिटर का उपयोग करके पावर फैक्टर को आप इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में आप बताइए, और इसका क्या एडवांटेज है वो भी आप बताइए। ये सब क्वेश्चन 6 मार्क्स में ही पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख के जाइए। कहता है इन ऑर्डर फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड सम डिवाइसेस टेकिंग लीडिंग पावर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड। कहता है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड के केस में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे डिवाइस को लगाते हैं जो कि हमारा लीडिंग पावर फैक्टर का डिवाइस होता है, और ये डिवाइस को हम लोग जो है वो लोड के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं। लोड के साथ इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि लीडिंग पावर फैक्टर डिवाइस कौन होता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर डिवाइस हमारा कैपेसिटर होता है। तो पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए जो लैगिंग पावर फैक्टर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग उपयोग करते हैं कैपेसिटर या कैपेसिटर बैंक का। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टैटिक कैपेसिटर का यूज करके हम लोग जो है यहाँ पर पावर फैक्टर को इंप्रूव करेंगे। तो फिर से इसके सेंटेंस को समझ लीजिए जो हम लिखे हैं। कहता है इन ऑर्डर फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड सम डिवाइसेस टेकिंग लीडिंग पावर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। लोड के साथ हम लोग जो है वो वैसे डिवाइस जिसका कि लीडिंग पावर फैक्टर होता है उसको कनेक्ट करते हैं। वन ऑफ सच डिवाइस, ऐसे हमारा एक डिवाइस जो होता है वो हमारा क्या होता है, कैपेसिटर होता है। कहता है द कैपेसिटर ड्रॉ द लीडिंग करेंट। कैपेसिटर जो हमारा होता है वो लीडिंग करेंट को ड्रॉ करता है एंड पार्शियली और कंप्लीटली, पार्शियली मतलब एक सही रेंज तक, छोटा रेंज तक, और कंप्लीटली जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड करंट। लोड करंट में जो लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट है जिसके कारण कि हमारा जो पावर फैक्टर का वैल्यू मतलब लो पावर फैक्टर हो रहा था उसके इफेक्ट को ये क्या करता है, तो ये उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। कहता है दिस राइज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। जब ये न्यूट्रलाइज कर देगा तो इससे हमारा क्या होता है, लोड का पावर फैक्टर जो हमारा होता है वो बढ़ जाता है। फिर से समझिए, कहता है द कैपेसिटर ड्रॉ अ लीडिंग करंट। कैपेसिटर जब हम लोग लगाते हैं तो वो लीडिंग करंट को लाता है, खींच मतलब लीडिंग करंट उसके अंदर लीडिंग करंट का होता है वो, एंड पार्शियली एंड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, पार्शियली या कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है हमारा, ये हमारा लीडिंग करंट होता है कैपेसिटर में। तो जो लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट होता है लोड का उसको ये पार्शियली या कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जैसे ये न्यूट्रलाइज करेगा तो हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर लोड का जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहता है नॉर्मली द पावर फैक्टर ऑफ द होल लोड ऑन अ लार्ज जनरेटिंग स्टेशन इज इन रेंज इन रीजन ऑफ या रेंज ऑफ 0.8 to 0.9। कहता है नॉर्मली अगर हम लोग पावर फैक्टर की बात करें पूरे होल लोड जो हमारा, पूरे लोड जो हमारा होता है जनरेटिंग स्टेशन में उसका जो हमारा होता है वो 0.8 to 0.9, मतलब हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 to 0.9 होता है, ठीक है। हाउएवर सम टाइम इट इज लोअर, जबकि हमारा जो है कभी कभी ये जो हमारा वो लोअर हो जाता है। एंड इन सच केस, इस केस में इट इज जनरली डिजरेबल टू टेक अ स्पेशल स्टेप। और जब ये इसका पावर फैक्टर जब हमारा लोअर इसका वैल्यू हो जाता है तब उस केस में हमको एक डिजरेबल मतलब उचित कदम हमको उठाना पड़ता है टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो कहता है दिस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग इक्विपमेंट। ये हमारा जो है वो जो पावर फैक्टर हमारा लो होता है इसको हम लोग को जो है वो सही करने के लिए हम लोग कुछ इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। उसमें से हमारा इक्विपमेंट होता है स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर और फेज एडवांसर। तो इसमें से जो हमको पढ़ना है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में स्टैटिक कैपेसिटर है, बाकी ये दोनों हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो अब क्वेश्चन भी आपको जो पूछता है वो स्टैटिक कैपेसिटर से ही पूछता है। तो इसीलिए हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्टैटिक कैपेसिटर। देखिए लैंग्वेज बहुत ही आसान है, एक दो बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कहता है द पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल। कहता है पावर फैक्टर को हम लोग इम्प्रूव करते हैं कैपेसिटर को जो हमारा इक्विपमेंट होता है या लोड होता है उसके साथ पैरेलली कनेक्ट करके। तो वही कहता है द पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल विद इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर। वैसा इक्विपमेंट जो लैगिंग पावर फैक्टर में रन कर रहा है उसके पैरेलली हम लोग जो है वो कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। कहता है द कैपेसिटर ड्रॉ अ लीडिंग करंट। कैपेसिटर हमारा जो होता है वो लीडिंग करंट को ड्रॉ करता है और पार्शियली कहिए या कंप्लीटली ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड करंट। लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट जो हमारा होता है लोड करंट, लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट जो हमारा होता है लोड करंट का उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। कौन, हमारा कैपेसिटर। जैसे वो न्यूट्रलाइज करेगा तो हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो लोड का क्या होता है, राइज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। फॉर थ्री फेज लोड के लिए कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड इन डेल्टा और स्टार। थ्री फेज अगर लोड है तब उस केस में हम जो है वो कैपेसिटर को जो कनेक्ट करते हैं वो स्टार और डेल्टा के फॉर्मेट में करते हैं, जो कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। एक हमारा जो है वो डेल्टा में है और एक हमारा स्टार में है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। स्टैटिक कैपेसिटर आर इनवेरेबली यूज फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड इन फैक्ट्रीज। कहता है स्टैटिक कैपेसिटर को जो हम लोग जनरली ज़्यादा यूज करते हैं
वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं कहाँ, फैक्ट्रीज में। तो ये हमारा स्टैटिक कैपेसिटर और इसका ये फिगर हो गया, ठीक है। तो ये आपको कहा था, पहले कहा था कि पावर फैक्टर को हम लोग कैसे इंप्रूव करते हैं, उसके बारे में बताइए कौन कौन से मेथड है। तो यहाँ पर हम लिख दिए उसके बारे में क्या क्या होता है, उसका पूरा कहानी लिख दिए। और उसके बाद हमारा स्टैटिक कैपेसिटर को अच्छे से डिफाइन करके ये फिगर के थ्रू आपको एग्जाम में बना लेना है। फिर हमारा जो पूछता है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, स्टैटिक कैपेसिटर का एडवांटेज क्या है, तो कहता है दे हैव लो लॉसेस, इसमें लॉसेस जो हमारा होता है बहुत ही कम होता है। दे रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, बहुत ही कम मेंटेनेंस हमको लगता है। एज देयर आर नो रोटेटिंग पार्ट, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। कैपेसिटर में क्या रोटेटिंग पार्ट होगा, कुछ नहीं होता है, इसमें मेंटेनेंस हमको बहुत ही कम करना पड़ता है। दे कैन इजिली इंस्टॉल्ड एंड दे कैन लाइट, दे आर लाइट आर एंड रिक्वायर नो फाउंडेशन, कहता है कि ये जो हमारा डिवाइस होता है इसको हम लोग आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये हल्का होता है और इसको कोई भी फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फाउंडेशन मतलब रखने का जगह जो हमारा होता है, मतलब फाउंडेशन जैसे देखते होंगे ना, मोटर हम लोग जो लगाते हैं या जनरेटर जो हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए नीचे में एक फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर ही उसको तो रख के उसको टाइट करते हैं, तो इसमें फाउंडेशन का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दे कैन वर्क अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब ये ऑर्डिनरी किसी भी तरीके का लगभग जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उस पर ये आसानी से वर्क कर जाता है, तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात ये है कि इसका जो लाइफ टाइम होता है वो शॉर्टर होता है, 8 से 10 साल होता है, ये पूछेगा नहीं डिसएडवांटेज जनरली। दे आर इजिली डैमेज इफ द वोल्टेज एक्सीड द रेटेड वैल्यू, अगर रेटेड वैल्यू से ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो डैमेज हो जाएगा, बेसिक पॉइंट है। वंस द कैपेसिटर आर डैमेज, एक बार कैपेसिटर अगर डैमेज हो गया देयर रिपेयर इज अनइकोनॉमिकल, इसका रिपेयरिंग जो होता है वो अनइकोनॉमिकल होता है। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, चेंज ही कर देते हैं, उसका रिपेयरिंग जनरली नहीं होता है। तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज है, मेनली हमको इसका एडवांटेज याद रखना है। और हमारा जैसे ये पॉइंट लिखे हैं सारे, जिस तरीके से हम लिखे हैं इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, एक दो बार आप पढ़िए डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। इतना बेसिक और इजी लैंग्वेज में आंसर देना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, तो अच्छे से आप इसको नोट डाउन करिए, एक बार रिवाइज करिए और अच्छे से इसको पढ़िए। तो ये हमारा आज का सेशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI आप इसको समझ के चलिए। चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछता है। अगर यूटिलाइजेशन में आपके सिलेबस में पढ़ना है ये टॉपिक तो आपको ये जरूर पूछता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।